2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो देखिए हम ना डेली जो वो कर रहे हैं आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट, तो आज मैं बात कर रहा हूँ मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे। चलिए गाइस, तो डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया गाइस यहाँ पे कि निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। ठीक है गाइस, चलिए तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा गाइस फर्स्ट वाले का। तो बच्चों फर्स्ट वाले का जो सही आंसर है इसका, तो इसका आंसर है सेकंड इज ए राइट आंसर, एनी बेसेंट। कौन सही आंसर इसका? एनी बेसेंट। एक्चुअली क्या था बच्चे, अगर मैं इसके बारे में आपको समझाऊं कि सर जो ये लिखा है आपका होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो पहले जान लो बच्चों होम रूल मूवमेंट का एक्चुअली क्या कहानी है। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की अगर हम बात करें जनरली कब 1916 में हुआ। और इसकी मुख्य डिमांड पता है क्या थी जनरली बच्चे? तो मुख्य डिमांड थी स्वशासन। ठीक है गाइस, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कौन कौन आता था? ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, साउथ अफ्रीका था और न्यूजीलैंड और न्यू फाउंडलैंड भी था। इसी तरह से ये जैसे यहाँ पे क्या था, डोमिनियन राज्य की मांग हो रही थी, इसीलिए इंडिया में क्या बच्चों के होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया था। अब ये सबसे पहले अप्रैल 1916 में ये तिलक ने शुरू किया था। किसने किया था बच्चों? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे? पूना में शुरू किया था। तो यहाँ से याद रख लेंगे पहले, सबसे पहले अगर पूछा जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सबसे पहले ही तिलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इस कब वो भी ये किया था बच्चों? अप्रैल 1916 में। ठीक है, कहाँ पे? पूना में। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। उसके बाद में क्या था बच्चों कि एनी बेसेंट ने इसको मद्रास में शुरू किया था। इसको मद्रास में, एनी बेसेंट ने कहाँ पे शुरू किया सर? एनी बेसेंट ने इसको शुरू किया बच्चों मद्रास में स्टार्ट किया था उन्होंने। ठीक है गाइस, और आपको पता है इसका जो मतलब हेडक्वार्टर था वो दिल्ली था, इसका हेडक्वार्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड पे बात करें, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका को यूरोप से क्या अलग करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है मेडिटेरियन सी, इज यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। क्या बच्चों? सेकंड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे? थर्ड पे। निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी से किसका रिलेशन है? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड के बारे में बच्ची बात करें जनरली, तो थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तो यहाँ पर बच्चों इसका बी इज ए राइट आंसर, डायलिसिस। क्या है बच्चों? डायलिसिस। एक्चुअली क्या बच्चे जनरली आपने पढ़ा होगा, डायलिसिस क्या है ना, रक्त से अतिरिक्त पानी व खराब पदार्थों को निकालने की एक प्रक्रिया होती है। क्योंकि अगर आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि डायलिसिस इज द प्रोसेस फॉर द मूविंग वेस्ट, आपका देखिए वेस्ट एंड एक्सिस वाटर फ्रॉम द ब्लड। ठीक है गाइस, तो जनरली क्या होता है मैंने आपसे बताया, जैसे डायलिसिस क्या बच्चों कि रक्त से अतिरिक्त पानी तथा खराब यानी कि बेस्ट जो पदार्थ होते हैं उनको निकालने में की एक प्रोसेस होती है। और जनरली इसका देखिए प्राथमिक जो उपयोग है वो किडनी के फेल हो जाने की दशा में कृत्रिम, हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल बच्चों किडनी के फंक्शन के रूप में करते हैं जनरली। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे इसका रिलेशन किससे हो जाएगा बच्चों? किडनी से, यही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर जाते हैं हम किस पे? 4 पे के निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से रिलेटेड था? तो आपको पता होगा बच्चों, ये तो मैंने अभी हाल ही में देखिए किस दिन पढ़ाया था आपको, जिस दिन 1853 का अधिनियम पढ़ा था, याद है आपको? मतलब परसों जब हमने पढ़ा था ये। तो चलिए बच्चे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आपको पता है डलहौजी कब से कब तक रहा था? 1848 से लेकर ये रहा था बच्चों 56 तक। अब आप पूछें सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या था? कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का मतलब राज्य हड़प नीति। कौन सी बच्चों? ये है राज्य हड़प नीति। इसके माध्यम से क्या किया गया, अगर किसी को पता होगा बच्चों जनरली, कि इसने क्या किया था बच्चों कि लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया था। डलहौजी ने यह कहा कि जो भारत के सम्राट थे, जो भारत के देसी राजा थे, यदि किसी राजा की अपनी निजी संतान नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता था। अगर गोद ले लेगा तो उसने जिसको गोद लिया है सॉरी, तो जिसको उसने गोद लिया तो गाइस उसके नाम में ना उसकी संपत्ति नहीं हो सकती थी। उदाहरण के तौर पे झांसी की जो रानी थी ना लक्ष्मीबाई, उनके हस्बैंड गंगाधर राव थे, तो उनका अपना कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने क्या था, आनंद नाम के एक बच्चे को क्या हुआ था बच्चों? गोद लिया हुआ था। अब उनकी डेथ के बाद में जो उनकी आपका जो टोटल साम्राज्य या उनकी रियासत थी वो किसको जानी थी? उस दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए पुत्र को। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के माध्यम से क्या होता है बच्चों, वो रियासत भी किसके कब्जे में चली गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में।
तो इसका सही आंसर है डलहौजी। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव 7। चलिए गाइस, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे मालूम किया गया कि रूबी का लाल रंग किसके कारण होता है। चलिए गाइस, तो पहले तो ये जान लीजिए एक्चुअली रूबी एक्चुअली है क्या। तो बच्चे रूबी क्या होता है ना, यह एक आपका एक तरह से कहेंगे ऑर्नामेंट्स कह दीजिए यहाँ पे, यानी कि यह एक रतन है। क्या है रूबी? क्या है बच्चों? एक रतन है। जैसे आप अगर ऐसा नहीं समझ पाए तो इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे बच्चे आपका डायमंड होता है ना, हीरा, तो हीरा भी क्या है बच्चों? एक रतन है। 4 रतन होते हैं हमारे बहुमूल्य, जैसे एक होता है डायमंड यानी कि हीरा, एक होता है आपका सफ़ायर, क्या होता है बच्चों? सफ़ायर। एक होता है हमारा एमरास्ट, और आपका 4 नंबर का होता है नील, आपका रूबी, सॉरी, समझ में। तो ये सब क्या है आपका, ये बहुमूल्य आपके एक तरह से रत्नों में रतन है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पे क्या मालूम किया गया है? तो प्रश्न ये पूछा उन्होंने कि रूबी का जो लाल करण है वो किसके कारण होता है। तो बच्चों वो किसके कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है बच्चों? यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। चारों का नाम याद रखेंगे, कई दफ़ा यहाँ से पूछ लिया जाता है और ये कौन से इसमें बहुमूल्य रतन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्रों के बारे में जब सभी को पता होना चाहिए बच्चे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है भारत के अंदर। ठीक है गाइस, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि मतलब वृद्धि कहाँ पर हो रही है सर्वाधिक वनों में, तो बच्चों सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद में उड़ीसा के बाद में केरल में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र है बच्चों, और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। एमपी के बाद में दूसरा नंबर किसका आता है? अरुणाचल प्रदेश का आता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है? चलिए गाइस, तो इसका बता दीजिए कौन होता है जनरली। तो जनरली अगर कभी भी पूछा जाए कि सर्वोपरि विधि अधिकारी का मतलब सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो अटर्नी जनरल होता है, भारत का सर्वोच्च अधिकारी। तो इसमें क्या लगाएंगे हम इसका? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अटर्नी जनरल। चलिए सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करें बच्चे, चलिए 9 को देख लेते हैं। यहाँ पे 9 को दिया गया कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उन्होंने पूछा कि बताइए कि गैस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रिपेंडिंग ऑफ फ्रूट्स इज। तो कौन से बताइए जल्दी से यहाँ पे कमेंट्स करके। चलिए, तो 9 का सही आंसर होना चाहिए बच्चों इसमें फर्स्ट इज ए राइट आंसर, एसिटिलीन। क्या होना चाहिए? एसिटिलीन, क्योंकि फलों को पकाने वाला जो तत्व है, ठीक है, तो जनरली अगर आपने पढ़ा होगा वो कौन सा होता है बच्चों? एथिलीन पढ़ा होगा कहीं पे कई बार, उसी के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बच्चों में यहाँ पे? एसिटिलीन। कैसे? क्योंकि देखिए याद रखेंगे जितने भी जो फल हैं तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का ही प्रयोग किया जाता है। और जो आपका कुछ किताबों में जैसे आप देखते होंगे लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे क्या बच्चों? वहाँ पे मिल जाता है एथिलीन। एथिलीन और आपका एसिटिलीन दोनों सेम प्रोसेस पे काम करते हैं एक्चुअली। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत गया होगा बच्चों, सभी को पता था। इसका राइट आंसर है वी, लॉर्ड कैनिंग। और कब से कब तक रहा था बच्चों? ये 1856 से 62 तक रहा था बच्चों। और इसी के समय में आया था कौन सा अधिनियम आया था? 1858 का अधिनियम आया था, जिसको कहते थे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं 11 में। तो 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चे आपसे? 11वें में दिया मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है? तो बता दीजिए बच्चे कौन से। तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सर इसका हो जाएगा फर्स्ट, केरला का है। कहाँ का है बच्चों? ये केरला का है।
और आपको पता है इस नृत्य को कौन परफॉर्म करता है? महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? फीमेल परफॉर्म करती है बच्चों। उसमें कौन परफॉर्म करता है? फीमेल। और आपको देखिए अगर इस लफ्ज़ को मैं डिवाइड करूं तो मोहिनी शब्द का मतलब होता है मोहित करना या मंत्रमुग्ध करना। बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए, लेकिन कुछ मतलब जो प्राचीन लोग हैं उनका मानना ये है एक्चुअली, तो मोहिनी अट्टम का मतलब वो बताते हैं कि विष्णु देवता को मोहित करने के लिए वर्ड का उन्होंने मतलब ये वर्ड वगैरह यूज़ किया जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे कहानी मिथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया बच्चे कि भारत सरकार सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करती है कहाँ से, आप बताइए। तो भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जो होता है एक्साइज ड्यूटी से होता है बच्चों। कहाँ से? एक्साइज ड्यूटी से। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ मतलब संस्थान अवस्थित है कहाँ पे है? तो बताइए कहाँ पे जर्नली? तो बच्चे सबको पता है कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर। तो भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर। और कानपुर कहाँ पड़ता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना हुई थी इसकी आपका बच्चे 1983 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1983 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चे, इसमें क्या दिया गया आपसे कि कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है किंतु बिजली का बुरा, कि विच मेटल इज गुड कंडक्टर फॉर हीट वट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपसे देखिए 14 में पूछा गया है, तो जनरली सभी को पता होना चाहिए जो माइका होती है ना, अभ्रक। क्या बच्चे? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? अभ्रक। चलिए, क्योंकि अभ्रक ताप का अच्छा चालक होता है लेकिन विद्युत का बुरा चालक होता है। और आपको पता होगा बच्चे भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है। भारत इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट रैंक पे इसमें। ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है आपसे किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम? तो बच्चों इसका आंसर हम सबसे अच्छा कम पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? वी, बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कहाँ पर है बच्चों ये? तो बच्चों इसका डी इज ए राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा इसका? तुर्कमेनिस्तान में हो। ठीक है गाइस। और याद रखें ये विश्व का 16वां रेगिस्तान है। और एक बार पूछा गया था बच्चों कि कजाइलुम जो रेगिस्तान है ये किन दो नदियों के बीच में है? तो याद रखेंगे यहाँ पे आमू दरिया कर एक नदी है और एक नदी है यहाँ पे साइर। कौन सी नदी? सर साइर दरिया। इन दोनों के बीच में आमूर दरिया और साइर दरिया नदी के बीच में यह स्थित है। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर लगा देंगे आप, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बच्चों किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम कौन सा 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अगर देखा जाए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 में अच्छा हम इसको इसका मैचिंग करना है गाइस यहाँ पे। तो अगर सही इसका मैचिंग किया जाए, इसके बाकी ऑप्शन किधर चले गए, तो हम इसका लगा देंगे यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से क्या क्या देखना चाहिए कि एक्चुअली तंजानिया रबात है, केनिया नैरोबी हो गया, उसके बाद में नामीबिया का डोडोमा होगा, मोरक्को का होता बिंड होएक। तो इसका सही आंसर वी इज़ ए राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसका वी इज़ ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आया? 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यदि देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से रिलेटेड है? तो 4 इज द राइट आंसर। कौन सा है बच्चों? इसका 4 इज द राइट आंसर है। अब आ जाएंगे किस पे? आपका क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? क्वेश्चन नंबर 20, तो फर्स्ट इज ए राइट आंसर। क्या हो जाना चाहिए सर? फर्स्ट इज ए राइट आंसर। 14 जुलाई 2013 में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, महमूद गजनबी की प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था?
तो सभी को पता होना चाहिए बच्चे, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। सोमनाथ मंदिर के कब? 1025 में, और वो भी कौन से नंबर का? 16वां अटैक था बच्चों महमूद गजनबी का। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, यहाँ से जो फेमस रही थी, इसको यहाँ से 20 लाख दिनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी। एक चीज़ और जान लेंगे महमूद गजनबी के बारे में कि बच्चों महमूद गजनबी ने 1000 से लेकर 1027 के दरमियान भारत पर कितनी बार? 17 बार अटैक किए हैं बच्चे। कितनी दफ़ा? 17 बार अटैक किए इसने। ठीक है बच्चों, महमूद गजनबी ने। तो इसका क्या है? सोमनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चे 22 में पूछा गया आपसे कि जलीय वातावरण में अधिक फास्फोरस के प्राथमिक प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो बच्चे प्राथमिक प्रभाव को कहा जाता है सुपोषण, यानी कि 22 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करें कि भारत में समुद्र स्तर के ऊपर क्रिकेट का सर्वोत्तम मैदान कहाँ पर है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है फर्स्ट, चेल में है। कहाँ पर है बच्चों? चेल में। भारत का चेल क्रिकेट का मैदान विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान है, और इसकी हाइट कितनी है पता है आपको? आंसर है क्या है? चेल, और इसकी हाइट है बच्चों 244 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चेल क्रिकेट ग्राउंड। और कहाँ पर है पता है आपको? ये हिमाचल प्रदेश में है बच्चों ये। ठीक है गाइस, और इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना का डेट है 1993। 1893। क्या है बच्चों? 1893 कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का विश्व भ्रष्टाचार निरोधी दिवस 2016 के विषय का क्या था? एक्चुअली पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चे, अभी इसको नहीं करेंगे, इसको आप अभी छोड़ दीजिए क्योंकि ठीक है गाइस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाए आपके पास में जगह, अगर आप इसका आंसर लगाना चाहते हैं तो बच्चों 3rd इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, फीफा विश्व कप 2022 आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर है कतर। क्या है इसका सही आंसर? कतर बच्चों। तो आज के लिए गाइज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.